हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग EMRS और DSSB के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ये क्लास है जी। फोर्थ क्लास है हमारी ये। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो इस फोर्थ क्लास में हम मेजरली बात करेंगे ग्रोथ डेवलपमेंट, थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग और उनकी थियरीज की। अब कुछ बच्चे जो हैं, जैसे लास्ट क्लास मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट पे करवाई थी कि कैसे आप क्लासरूम को मैनेज करोगे। सो एक बच्चे का एक का ही था आई थिंक कमेंट कि मैम ये कौन से टॉपिक्स में है जो आपने टॉपिक आज करवाया है। तो देखो कुछ टॉपिक्स जो है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। आप देखो क्या पिछली बार जब पियाजे से क्वेश्चन आया था, क्या वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन था? बट पियाजे की स्टेजेस से क्वेश्चन आया हुआ था ना। तो एटलीस्ट मैं जितना आपको करवाऊंगी ना, उससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल के आ जाए वो। ओके हमें नहीं पता एडवांस लेवल आएगा, बेसिक लेवल पूछ लेंगे या कुछ रैंडम फैक्चुअल चीज पूछ लेंगे, ठीक है। सो मेरे जो पीपीटीज हैं या जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका सीधा सीधा अगर आप सोर्सेज पूछेंगे, सो डीएलएड का जो मटेरियल है, ठीक है, वो है। उसके अंदर जो एक यूनिट है कंप्लीट वो है, ठीक है। देन है आपका एक ब्लॉक है, एक्चुअली ब्लॉक 502। ओके देन है आपका इग्नू का मटेरियल आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। मेजर सोर्सेज हैं। उसके अलावा जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आप बाकी बुक्स की बात कर सकते हो, जैसे साइकोलॉजी में ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है जेएस वालिया की, वो आप लगा सकते हो। बाकी जो और मैंने नेट लेवल का कंटेंट अलग अलग बुक से या जगह से प्रिपेयर किया था, उसके हिसाब से अगर मुझे लगता है कि भाई टीचिंग में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके, सो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओके तो ये मेरे मेजर जो है वो रेफरेंसेस हैं जी। एंड बाकी आप भी ऑब्वियसली कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। टेक्निकली अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आपका सिलेबस मैंने ऑलरेडी एक टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन में करवा रखा था, जिससे ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। बट अब ब्रॉड है, ज्यादा नंबर का पेपर आ रहा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। रही बात पिछली क्लास की, तो क्लासरूम मैनेजमेंट की स्टाइल थी भाई, क्लासरूम मैनेजमेंट की क्लास थी वो। यानी कि आप क्लास को मैनेज कैसे करोगे, तो वो ऑब्वियसली टीचिंग में आ गया ना। जब पढ़ाने जा रहे हो तो उसके अराउंड वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आ गया। हो सकता है कोई स्टाइल पूछ लिया जाए या अथॉरिटेटिव या इनमें से कौन सा बेटर है वो पूछ लिया जाए। ओके सो इसमें भी आज की क्लास में मेजरली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। आपने जरूर कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, नहीं सुन रखी तो आज आपको कुछ नाम सुनने में मिल जाएंगे। प्लस जो जो नाम या जो जो चीजें मैं बताऊं आप थोड़ा आइडिया रखिए। बस मेजर आपके दिमाग में ये चीज डालना है कि एटलीस्ट मान लो कोल्ब का नाम आ जाए तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कोल्ब की ना मैंने लर्निंग थियरी पढ़ी थी, उनसे रिलेटेड ऐसा सा कुछ काम था इनका, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ रखा है, सो वो आइडिया देना है आपको कि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पियाजे के अलावा वाइगोट्स की या किसी और से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे हैंडल करोगे। ओके सो मेजरली सारे क्वेश्चंस जो है आप कैसे हैंडल कर पाओगे या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं, बाकी जो और पेपर होते हैं, ठीक है, जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। सो वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओके जी, बाकी जिन्होंने आरआरबी या बाकी केवीएस की क्लासेस देखी हैं, दोज पीपल या दोज स्टूडेंट्स नो मेरा काम करने का तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका कि अच्छा आप बेसिक से एडवांस तक सारा करवा दो। इनफैक्ट जब आरआरबी का करवाया था तो आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम आपने थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल का करवा दिया था, इतना हाई लेवल का तो आया भी नहीं। अगर मेरे हाई लेवल के करवाए हुए से बच्चे करके गए हैं तो उनको क्वेश्चन और पेपर दोनों इजी लगेंगे। ओके सो वो आपके लिए बेटर और अच्छा पॉइंट रहेगा कि आप कॉन्फिडेंटली सोल्व कर पाओगे। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ बड़े हो जाना साइज में या बाकी चीजों में, बट डेवलपमेंट में मेजरली इंप्रूवमेंट आती है। सो इंप्रूवमेंट हम क्वालिटी वाइज ज्यादा मानते हैं। सो डेवलपमेंट एक ब्रॉड एम्बिट हो गया जिसके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है जी। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली, तो ये अडोलेसेंस के पीरियड को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड बोला है जीएस हॉल ने, स्टैनले हॉल ने, तो वो आपको नाम याद होना चाहिए। डेवलपमेंट के या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ओवरऑल प्रिंसिपल को आप देखोगे तो ये डेवलपमेंट जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल वाइज इंडिविजुअल,
ठीक है। सो अलग फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल रेट अलग हो सकता है, बट जो बेसिक स्टेजेस हैं वो हम सेम सी मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि इन्फेंसी से सीधा कोई अडल्टहुड में चला जाएगा, वो नहीं होगा। इन्फेंसी से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से अडल्टहुड की स्टेज आएगी, बट किस रेट से आएगी? कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई जल्दी नहीं चल रहा है, तो कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, बट इन्फेंसी की स्टेज में भी किस रेट से बच्चा बड़ा होगा वो क्या रहेगा जी? वो आपका रेट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। देन है सारी ऑब्वियसली ग्रोथ या डेवलपमेंट जो वो इंटर रिलेटेड होते ही हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपके कई एग्जाम्स में बहुत इजी क्वेश्चन आना हो तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। ओके, सो प्रोडक्ट यानी गुना, यानी दोनों हैंड इन हैंड चल के साथ में आगे बढ़ते हैं। और डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। वो डायरेक्शन दो हो सकती है मेजरली, एक सिफेलोकॉडल, नाम याद रखना, एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल मतलब हेड टू फीट, ठीक है, कि पहले आपके हेड का डेवलपमेंट होता है नीचे वाली बॉडी का। प्रोक्सिमोडिस्टल में बोलते हैं कि सेंटर टू पेरिफेरी जो है, आप बड़े हो गए, आपका जो डेवलपमेंट है वो सेंटर टू पेरिफेरी जाएगा। सो प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से पेरिफेरी, पी पी पी, आप जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। चीजें जनरल टू स्पेसिफिक जाती हैं, आप एक ब्रॉड आइडिया देते हो किसी चीज के बारे में और फिर स्पेसिफिकली बताते हो। ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है वो चीज होगी। अच्छा, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है जनरल टू स्पेसिफिक की, कि पहले बच्चा जो है वो पेंसिल को ऐसे बोला ना, ऐसे ग्रिप करना सीखेगा, धीरे धीरे वो पेंसिल ऐसे पकड़ना सीखेगा, तो वो पिंसर ग्रिप बोलते हैं इसको। तो वो स्पेसिफिकली चीजें या फाइन चीजें बाद में डेवलप होंगी। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तब हमने ये भी बात की थी कि आप स्पेसिफिक टू जनरल जाओगे, जब हमने मैगजीम्स की बात की थी। सो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, स्ट्रक्चर प्रिसीड्स फंक्शन, पहले स्ट्रक्चर होता है देन फंक्शंस आप उस चीज के करोगे। देन ईगोसेंट्रिज्म से पर्सपेक्टिविज्म की आप तरफ बढ़ते हो, आउटर कंट्रोल से इनर कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ेगा, एब्सोल्यूट से रिलेटिविज्म की तरफ आगे बढ़ोगे, और स्पाइरल होता है डेवलपमेंट, ना कि लीनियर। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब स्पाइरल की बात आती है तो यानी कि आप यहां से शुरू हुए, कभी ग्रोथ ज्यादा होगी कम होगी, कभी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना कि बच्चे की ग्रोथ हर दिन सेम हो रही है, ठीक है। तो वो ग्रोथ हो सकता है किसी टाइम पे या किसी मंथ में एकदम से ग्रोथ में बहुत स्पर्ट टाइप, बहुत फास्ट ग्रोथ जाए और बच्चे की हाइट बढ़ जाए, ठीक है, कि इस महीने में ज्यादा हाइट बढ़ी है थोड़ी सी। सो वो चीज क्या है कि कभी फास्ट कभी स्लो हो सकती है, लेकिन आगे की तरफ ही बढ़ेगी। सो आप ये लगा के चलो कि अगर ये ऊपर, ये जो हम बोल रहे हैं कि कभी रुक जाएगी कभी स्लो हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है सारा का सारा। ओके, तो ये इसमें ऐसे स्पाइरल करते हुए ऊपर की तरफ ही है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा जो है वो चलता रहेगा। तो स्पाइरल होती है जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लीनियर नहीं होती है। ओके, कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं अगर उनकी बात करें तो तीन पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो। बेसिक जो है सेंसेशन या परसेप्शन, बेसिकली सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जब आप कोई चीज समझते हो सीखते हो तो वो क्या है जी, सेंसेशन वाले में आ जाएगा, परसेप्शन में। अटेंशन आप देते हो किसी पर्टिकुलर चीज को और वो चीज आपकी मेमोरी में चली जाती है। ओके, लेकिन कुछ एक हायर लेवल के या कॉम्प्लेक्स लेवल के भी कोग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जैसे किसी चीज के बारे में सोचना, और बात तो थॉट, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, ये जो पार्ट है, ये जो वर्ड है, ये थोड़े से हायर लेवल के कॉम्प्लेक्स लेवल के कोग्निटिव प्रोसेस में आ जाएंगे। ये बेसिक लेवल के हैं, इन बेसिक से जुड़ के ही आपके हाई और कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो बनेंगे। कोग्निटिव मतलब दिमाग के लेवल पे बात हो रही है, जैसे हमने डोमेन्स की बात की थी कि कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ओके, अब पियाजे क्या बोलते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि पियाजे से और उनकी स्टेजेस से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो पियाजे बोलते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे खुद कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो जब कंस्ट्रक्टिविज्म की, कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो पियाजे और वाइगोट्स्की का नाम सबसे पहले आता है। ओके, बच्चे जो चीजें हैं वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस के सीख लेंगे, ऐसा इनका कहना है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। ओके, चिल्ड्रन जो है वो बाय नेचर ही मोटिवेटेड होते हैं। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं, हर चीज के पास जाके देखना, हर चीज को एक्सप्लोर करना, हर चीज को मुंह में लेके देखना, तो वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं बाय नेचर। तो उनको रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, बस आप उनको थोड़ा सा फ्रीडम या फ्रीली भी छोड़ोगे ना, वो खुद सीख जाएंगे। और इनका कहना है कि डेवलपमेंट पहले होगा देन लैंग्वेज आएगी। जो वाइगोट्स की है उनका एग्जैक्टली उल्टा है, वो बोलते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन डेवलपमेंट हैपेंस।
देन फर्दर कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी भी दी है 1936 में। ये 4 वर्ड्स इनसे रिलेटेड हैं, आपको ध्यान रखने हैं। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन अकोमोडेशन को एक हेडिंग के अंडर रखा जाता है, अडेप्टेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, 4 स्टेजेस हैं जी कोग्निटिव डेवलपमेंट में, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। आई होप आपने जब सीटेट दिया हो या बीएड, डीएलएड कोई भी एग्जाम क्लियर किया हो या कोई भी जो है आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, उसमें आपने ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। ओके, इनकी एजेस भी आपको याद रखनी है कि पहले सेंसरी मोटर पहले 2 साल तक, 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर आपकी 11 साल से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल रहेगी। ओके, अब ये जो 4 वर्ड है, स्कीमा मतलब आपके कॉग्निटिव लेवल पे जो दिमागी लेवल पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नॉलेज के, उनको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर मैं बोलूंगी कैट तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि अच्छा बिल्ली कैसी होती है। एरोप्लेन बोलूंगी तो उसकी इमेज आएगी। ठीक है, तो वो स्कीमाज है जी। ओके, ये जो स्कीमाज है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज हम इनको बोलते हैं। अब कोई स्कीमा ऑलरेडी मेरे दिमाग में बना हुआ है या बच्चे के दिमाग में बना हुआ है, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आई और वो उस स्कीमा में फिट हो रही है तो यानी कि इकट्ठा करना, तो वो उसी में फिट हो गई, एसिमिलेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। ओके, फिटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि किसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको नया स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज थी उसी में फिट हो गई है वो चीज। ओके, लेकिन जब कई बार ये अगर ये एसिमिलेशन चल रहा है तो इक्विलिब्रियम की स्टेज चल रही है, सब सही चल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन एक नई सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज जो है वो गड़बड़ा जाएगी और अब आपको नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए अपने दिमाग में नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीमा उसमें फिट नहीं हो रही है वो इंफॉर्मेशन। ओके, उसको हम अकोमोडेशन बोलेंगे, यानी अकोमोडेट करना। ओके, तो एसिमिलेट करना यानी इकट्ठा करना, लगा लो कि जो चीज ऑलरेडी थी उसी में बाकी चीजें भरते जा रहे हो, और अकोमोडेट करना मतलब आपको नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए नए स्कीमा की जरूरत है। ओके, इक्विलिब्रियम मैंने बता ही दिया, जब तक एसिमिलेशन में के थ्रू फिट हो रही है चीजें तब तक सब सही चल रहा है, जब तक आप जो है अगर कुछ नई चीज आएगी तब वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज जो है वो डगमगा जाएगी। ओके, ये 4 स्टेजेस हैं जी, चारों स्टेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ सिमुलेट कर रखे हैं। सो सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसेस ही टीचर्स हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आप छोटे बच्चों के हिसाब से देखिए ना, 0 से 2 साल के बच्चों को ऑब्जर्व करके देखिए, आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगी। ओके, और टेक्निकली अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो बच्चे ही तो लर्नर हैं। जब हम बोलेंगे आगे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, अगर आपको पता है कि अच्छा 11 साल से ऊपर या 10 से 19 साल तक के बच्चों को जो है हम एडोलेसेंस वाली स्टेज में कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, सो वो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि उस टाइम पे बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो लर्नर ही है और वही उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी कि भाई उस टाइम पे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम वाली स्थिति होती है, बच्चे क्लियर नहीं होते हैं, इमोशनली बहुत ट्रोमेटिक, एक वो होता है ना बहुत तूफान वाली स्टेज होती है, वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं खुद को, राइट। या फिर आप जो है थोड़ी सी पीछे आएंगे 10 साल से इधर, तो ये देखो 7 से 11 वाली में या 7 से 10 लगा लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ओके, तो आप ये वाली स्टेज देखिए कि जहां पे जो है एक गैंग बनाने की बच्चा कोशिश करता है या ग्रुप में काम करने की कोशिश करता है, सीखता है चीजें स्कूल जाने के बाद। ओके, सो वही है, इन्हीं स्टेजेस से आपको लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक भी रिलेट करोगे ना तो आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस भी धीरे धीरे आनी शुरू होती है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर होता है, आप बच्चे को बोलोगे बोलो पा, तो वो पा ही बोलने की कोशिश करेगा, तो वो 2 दिन बाद हो सकता है आपको पा पापा चिल्लाता हुआ मिल जाए। ओके, तो इमिटेटिव बिहेवियर होता है कि वो आपको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हो कि वो कैसे खाना खाएं, कैसे चलें, तो आप उनको करके दिखाओ उनके सामने, राइट। तो वो इमिटेटिव बिहेवियर नजर आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस,
धीरे धीरे आने लगती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस अगर नहीं है दैट मीन्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति है। ओके, सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज जाने लगती है धीरे धीरे। उनको पता होता है कि दिमाग आउट ऑफ साइट हटा लिया इन्होंने वो चीज, पर वो कहीं तो है, तो उस बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है। देन डिफरेंट इमिटेशन भी धीरे धीरे आता है कि आपने 2 दिन पहले उसको जो है वो जीभ निकाल के दिखाई थी और वो अब 2 दिन बाद आपको जीभ निकालता हुआ नजर आ रहा है। सो लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा, जब आप एब्सेंस ऑफ एक्शन है या एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उस टाइम पे भी वो उन एक्शंस को इमिटेट करेगा। ओके, सो वो डिफरेंट इमिटेशन हो जाएगा। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे टॉयज से ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे, टॉय एज हो गई, ईगो सेंट्रिज्म रहेगी ये स्टेज। प्री गैंग एज इसको बोलते हैं, क्योंकि अगली स्टेज में बच्चे जो है वो गैंग बनानी शुरू करते हैं, ग्रुप में काम करना शुरू करते हैं। एनिमिज्म की स्टेज होती है कि वो होते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान ढूंढते हैं, जान मानते हैं इनफैक्ट, तो कि गुड़िया में भी जान है, आपने उसको खाना नहीं खिलाया, उसको जो है मारा या वट, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी इस स्टेज में होती है कि मेंटली वो रिवर्सिंग ऑफ सीक्वेंस को समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे। ओके, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आपको नजर आएगी कि गलत रीजनिंग, यानी जो ट्रू रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट का वो उनको नहीं समझ आएगा। उनको अगर एकदम से जोर की आवाज सुनी और उस टाइम पे उनका बलून फूट गया तो उनको लगेगा कि अच्छा ये जो जोर की आवाज हुई थी या कुत्ता भौंका था उसकी वजह से मेरा बलून फूटा है, ठीक है। सो वो एक गलत कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन जो है वो उसको क्योंकि मेन अच्छी सही ट्रू सिचुएशन को वो नहीं समझ पाते, तो वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग रहेगी कि वो अपनी एक रीजनिंग कनेक्ट करते रहते हैं। क्रूशियल स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि 3 साल के अराउंड या 5 साल के अराउंड जितनी लैंग्वेजेस आप बच्चे को सिखाना चाहते हो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेंट्रेशन की स्टेज होती है, सिंबॉलिक थॉट्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं क्योंकि ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। ओके, फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है जी। स्कूल जाने लगता है बच्चा 6 साल के बाद, स्पेसिफिकली अब तो 3 साल के बाद ही जाएगा बच्चा, जैसे हमने जो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल जिसकी हम बात करते हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। एनईपी को भी डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। ओके, डिसेंट्रेशन की स्टेज जो है वो यहाँ आ जाएगी। ईगो सेंट्रिज्म डिक्रीज होने लगेगा, स्टेज जो है वो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आने लगेगी कॉन्क्रीट ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है। तो फिर ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाएगी, फिर क्लासिफिकेशन उनको समझ आने लग जाएगी, वो क्लासिफाई कर पाएंगे कि अच्छा येलो 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 वाली चीजें एक तरफ या एप्पल या वट एवर, वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बता पाएंगे। सीरिएशन की स्टेज आ जाएगी जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, सीरीज में लगाना उनको आ जाएगा। कंजर्वेशन की स्टेज जो है ये होती है, उनको समझ आ जाता है कि क्वांटिटी का जो है ना, क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं होता, कि अगर आपने शेप और साइज से कि बड़ी बाल्टी में पानी डाल रखा है 1 गिलास या 1 गिलास पानी रखा है तो उनको समझ आएगा कि 1 ही गिलास पानी है ये, ठीक है, बाल्टी में डालने से ज्यादा नहीं हो जाएगा पानी। ओके, सो वो चीजें हैं। देन फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज आती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है, कि इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। देन हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग वो यहाँ पे आ जाती है। देखो इमेजिनेशन यहाँ पे आती है, बच्चे को इमेजिन, वो दिमाग में ही सारी चीजें सोल्व करने की कोशिश करता है। बट एक जो क्वेश्चन आया हुआ था कि मैजिशियन वाली जो फील, जो मैजिक वाली फील होती है ना उनके अंदर, ड्रीम वाली जो फील होती है, ड्रीम की भाई वो ड्रीमर वाली स्टेज बोला था जो, वो प्री ऑपरेशनल रहेगी, ठीक है। फैंटेसीज वाली जिसके अंदर वो अलग अलग स्टोरीज में इमेजिन कर पा रहे हैं कि अच्छा एक राजा होता था और उसकी क्या क्या चीजें होती थी, तो वो इमेजिनेशन और फैंटेसी और ड्रीम वाली जो स्टेज होती है वो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल को भी बोलते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज के बारे में बात हो रही है। देन है लेवे वाइगोट्स्की से रिलेटेड जी। वाइगोट्स्की का नाम आते ही आपको सोशियो कल्चरल वर्ड ध्यान आना चाहिए कि सोशियो कल्चरल से रिलेटेड है इनकी थियरी, कल्चरल एस्पेक्ट को ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कल्चर स्पेसिफिक टूल्स की ये बात करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, ZPD की बात करेंगे, जहां भी नाम आ जाए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें आप स्कैफोल्डिंग की हेल्प से या फिर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की हेल्प से कोई काम कर पा रहे हो। ओके,
ओके, सो जोन ZPD के, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जो बच्चे बाद में PDF भी ले प्लीज एक बार वीडियो देख लें ताकि मैं अपना एस्पेक्ट समझा पाऊं कि किस वजह से मैंने वो चीज उसमें इंक्लूड कर रखी है, ठीक है, वरना हो सकता है ZPD ना पता चले आपको। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा जो है वो ये काम खुद से कर पा रहा है, लेकिन यहाँ वाली जो स्टेज है वहां पे वो किसी और की हेल्प से काम कर पा रहा है, अकेले नहीं कर पा रहा है। ओके, तो वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है कि कोई और बड़ा या कोई जिससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन अगर उसकी हेल्प कर रहा है तो वो काम कर लेगा, ठीक है, और उस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब जैसे वो बैम्बू से लगाए होते हैं ना, ढांचा लगाया होता है, पहले बैम्बू लगाते हो आप, फिर बनाना शुरू करते हो इमारत, ठीक है, तो जैसे ही वो इमारत अपने बलबूते पे खड़े होने लायक हो जाती है तो वो आप ढांचा हटा देते हो। जैसे लेंटर गिरता है जब घरों में, तो वो लेंटर के लिए वो इतने बैम्बूज लगे होते हैं और वो लेंटर जो कि भाई 15 दिन में खुलेगा, तो वो 15 दिन बाद वो अपनी स्ट्रेंथ बन जाती है उसकी, तो उसको हटा दिया जाता है फिर अपनी स्कैफोल्डिंग जो हमने दी थी। ओके, सो वो वही स्कैफोल्डिंग जो है वो यहाँ पे आएगी कि बच्चे को जब वो चीज अच्छे से करनी आ गई तो आपने अपनी हेल्प जो है वो विड्रॉ कर ली। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप उसको पीछे से पकड़ के चलवा रहे हो साइकिल, जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि इसको आ गई है चलानी तो आप छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो रिलीज कर देना धीरे धीरे। सो MKO जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर रहेगा कि आपको साइकिल चलाना सीखना है, आप जो है वो फर्स्ट क्लास में हो तो आपको 5th क्लास का या 7th क्लास का बच्चा भी शायद साइकिल सिखा देगा अगर उसको आती है तो। ओके, सो वो मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग की इन्होंने बात की है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग में 4 स्ट्रैटेजीज जो है वो रहती हैं, प्रिडिक्ट करना, क्वेश्चन करना, क्लैरिफाई करना और समराइज करना, ठीक है। इसमें जो वाइगोट्स की गई ये कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, ये भी यूज होते हैं। ओके, तो रेसिप्रोकल टीचिंग वर्ड ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो, तो वो वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी से रिलेट आप कर सकते हो। पियाजे ने बोला था डेवलपमेंट फर्स्ट देन लैंग्वेज, लेकिन वाइगोट्स्की बोल रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट देन डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की ने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी बोला है जिसमें ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की बात करते हैं। ओके, तो इनर स्पीच टिपिकली जो है वो 7 साल की एज के बाद आ जाती है, प्राइवेट स्पीच 3 साल के बाद बच्चा जो है वो खुद से ही बात करने लग जाता है, और सोशल स्पीच जब आप टिपिकली फ्रॉम एज 2 कि आप दूसरों से मतलब कम्युनिकेट करने लग जाते हो अपनी प्राइमरी चीजें जो है। ओके, देन कोलबर्ग है जी, ये भी मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि हो सकता है वहां पे नाम कहीं दिख जाए तो आपको बेसिक्स पता हो कि हाँ कोलबर्ग ने एक मोरल डेवलपमेंट की थियरी दी है जिसमें 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की वो बात करते हैं। इन तीनों लेवल के नाम आपको पता हो और तीनों 6 के 6 स्टेजेस के नाम पता हो। ओके, पहला लेवल प्री ऑपरेशन प्री कन्वेंशनल है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे मोरालिटी सबसे लोअर लेवल पे होगी, मोरालिटी यहाँ थोड़ी सी रियलिस्टिक में आ जाएगी और यहाँ पे तो मोरालिटी को ही आप बिल्कुल सब कुछ मान के चल रही हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है आपसे पूछ लिया गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज कौन सी है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओबीडियंस और पनिशमेंट, कैसे आप बच सकते हो अपनी पनिशमेंट अवॉइड करने से, या कैसे जो है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो चीजें भी हो सकती हैं। देन इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या सेल्फ इंटरेस्ट, टिट फॉर टैट वाली चीज, ठीक है। अच्छा, इनमें से ये देखो ये रहा गुड गर्ल गुड बॉय वाला एटीट्यूड जो किसमें इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्मिटी में आ जाएगा, सो कन्वेंशनल लेवल में आ गया ये। अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करना चाहते हो, तो वो भी इसी में आएगा। देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, तो ये लास्ट वाली तो बिल्कुल सेल्फलेस स्टेज आ जाती है जिसमें आप सही और गलत में से सही को ही चुनोगे चाहे आपको ही फांसी क्यों ना हो जाए उस चीज के लिए। ओके, तो ये चीजें हैं जी, ये 3 लेवल्स हैं, मोरालिटी के बेस पे बनाए गए हैं। मोरालिटी 3rd लेवल तक आते आते बहुत बेस्ट लेवल पे होती है और फर्स्ट पे कम होती है, लोवेस्ट होती है। तो इतना भी नाम याद रहा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल याद रहा, आपका काम चल जाएगा। ओके, देन एरिक्सन की स्टेजेस भी हैं जी, एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं, आजकल ये एग्जाम्स में पूछी जाने लगी हैं, पहले नहीं पूछी, इतनी नहीं पूछी जाती थी, बट ये 8 स्टेजेस किसकी हैं,
क्या नाम है इतना पता हो, काम चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसीलिए उससे ज्यादा और कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। आपको एटलीस्ट पता हो कि ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आपको सिर्फ ये पता हो कि ये स्टेजेस के नाम हैं और ये एरिक्सन ने दी हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी में। दैट्स इट। ओके, डिटेल में ऑब्वियसली इनको समझ के करोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे बच्चा जब जन्म होता है उसके बाद 1-1.5 साल तक बच्चे के अंदर या तो ट्रस्ट डेवलप, इनका ये है कि दो ऑपोजिट चीजें हैं। अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ तो मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। तो अगर केयर गिवर उसको बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चे में उनके प्रति ट्रस्ट, एक विश्वास डेवलप हो जाएगा। ओके, देन फर्दर अगली स्टेज पे आप जाओगे 1.5 से 3 साल तक आप देखोगे तो एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। सो अगर बच्चा जो है वो पोटी करना चाह रहा है और उसको पोटी निकल गई, क्योंकि शुरू में उनको कंट्रोल नहीं होता, पोटी ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को कि उनको समझाया जाए कि अच्छा ठीक है। अब उनको जब कंट्रोल करना आ जाता है तब वो धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो आपको साइकोलॉजी या आपको ये स्टेजेस थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बीइंग अ पेरेंट या फिर आप मतलब बेसिकली बीइंग अ टीचर स्पेशली, ठीक है। तो आपको ये स्टेजेस पता होंगी। तो अगर गलती से बच्चा जो है वो शेम वाली स्थिति में जाए तो आप उसको बचा पाओ उस चीज से। ओके, आप उसको ये चीज बता सको कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, ठीक है, इसमें शेम या डाउट वाली चीज नहीं है। क्योंकि या तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाएगी, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी कि वो अपने आप कर सकता है चीजें और कंट्रोल कर सकता है या अपने आप जाके पोटी करके आ सकता है, वो चीजें। ये मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी चीजें हो सकती हैं यहाँ, ठीक है। तो या तो एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आएगी, अगर वो नहीं आई तो एक सेंस ऑफ शेम या डाउट अपने आप के अंदर आ जाएगा। सो वो चीज है, ये ऑपोजिट दो चीजें बोल के चलते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। या तो एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव रहेगी या फिर गिल्ट आना शुरू हो जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, या तो इंडस्ट्री या फिर इंफीरियोरिटी की, या तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस वाली स्टेज रहेगी और या फिर जो है वो इंफीरियर फील करने लग जाएगा, या तो आइडेंटिटी वाली स्टेज रहेगी, उसको पता होगा क्या बनना है क्या करना है, वो एक्सप्लोर करेगा पर्सनल आइडेंटिटी को, या फिर रोल कंफ्यूजन आ जाएगा कि वो कंफ्यूज है कि करना क्या है, राइट। या तो इंटीमेसी की स्टेज रहेगी, या आइसोलेशन की, या जनरेटिविटी की, स्टैग्नेशन की, ईगो इंटीग्रिटी या डिस्पेयर की। तो ये दो ऑपोजिट स्टेजेस इन्होंने दी है। ओके, देन है फ्रूड की थियरी जी, आप सबको पता ही होगा, OAPLG जो है ये है इनकी शॉर्ट फॉर्म। सो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। सो ये स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में से मेजरली या तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है या ओडिपस कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों ही एग्जाम, ऑब्वियसली ये हमारे से DSSS की मैं दोनों की बात कर रही हूँ, सो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्टेजेस मेन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ईगो, सुपर ईगो जो है ये प्रिंसिपल्स भी पर्सनालिटी की बात करते टाइम सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिए हैं। ओके, सिगमंड फ्रॉइड की जो है डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं, वो भी आपको नाम पता हो कि अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म। सो वो डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं अनकॉन्शियसली। ओके, देन है जी ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ब्रूनर का नाम आते ही आपको इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक ये तीनों पता हो, इनकी एज पता हो कि 0 से 3 तक। इनेक्टिव जिसमें बच्चा करके सीख रहा है, मूवमेंट से या एक्शन से, फिर इमेजेस को देख के आइकॉनिक तरीके से सीख रहा है 3 से 8 साल में, और फिर सिंबॉलिक या रिसर्च से पढ़ के, ठीक है, रीडिंग से, तो वो अबव 8 आ जाएगा। जब ब्रूनर का नाम आता है तो जब आप बीइंग अ टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो 4 प्रिंसिपल्स ये बताते हैं, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन कहीं आना जाए तो देख लो, 4 प्रिंसिपल्स हैं इंस्ट्रक्शन के। सो प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, यानी रेडीनेस और मोटिवेशन यहां इंक्लूड रहेगा कि आप सीखने के लिए कितने रेडी हो। ओके, देन स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, जिसमें आपके सामने इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। देन इफेक्टिव सीक्वेंसिंग, मटेरियल को लॉजिकली ऑर्डर्ड वे में दिया जा रहा है और फिर रिन्फोर्स किया जा रहा है या फिर फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा है। सो फीडबैक वाली स्टेज जो है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। सो ये जीरोम ब्रूनर के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है, 4th प्रिंसिपल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इस बार नेट में भी आया था, तो हो सकता है कहीं और रिपीट हो जाए, पता नहीं चलता।
ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑब्वियसली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे, एक्टिविटी पे, कि बच्चा करके सीखे चीजों को, उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब जीरोम ब्रूनर की बात आती है तो एक स्पाइरल करिकुलम, ये वर्ड आपको याद रखना है कि स्पाइरल करिकुलम की बात किसने की है, तो जीरोम ब्रूनर ने ही की है जी। ठीक है, तो ये एक एजुकेशनल अप्रोच की बात करते हैं। तो जैसे हमने एडवांस ऐसे ऐसे करके बात की थी ना कि डेवलपमेंट ऐसे चलता है, सो ये ऐसे ही करिकुलम की बात करते हैं कि आपने कोई टॉपिक बता दिया, हो सकता है उस टॉपिक में थोड़ा बैक आना पड़े, फिर आप एडवांस लेवल पे समझाओ। ओके, तो रीविजिट द मल्टीपल टाइम्स, आप किसी कॉन्सेप्ट्स को या की कॉन्सेप्ट्स को बार बार जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्या करते हो, विजिट करते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, और हर एक रीविजिट के टाइम पे आप कॉम्प्लेक्सिटी या डेप्थ बढ़ाते जाते हो। ओके, जैसे हो सकता है मैंने आप लोगों को पहले जब टीचिंग एप्टीट्यूड करवाया था उस टाइम पे बहुत बेसिक लेवल की चीजें बता दी, एक बेसिक आइडिया बता दिया, क्योंकि 10 नंबर में आना था। लेकिन अब डीपर लेवल पे आ रहा है तो हम सेम जो आपका जो टॉपिक्स हैं उनको रिविजिट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी या डेप्थ ऑफ द मटेरियल को थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हैं। राइट, समझ आई ये चीज? जैसे आपके पहले 10 नंबर में आना था, अब 40-50 नंबर में आना है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो हमने पहले एक ही मैराथन में सारी चीजें कवर कर दी थी, यहाँ पे अब इंक्रीज हो गई चीजें। ओके, तो डेप्थ बढ़ गई। तो स्पाइरल करिकुलम में यही चीज होती है। बट स्पाइरल करिकुलम वर्ड किसने दिया? ब्रूनर ने दिया, ये बात याद रखिएगा। अब ये था डेवलपमेंट। जब बच्चा सीखेगा तो हमने लर्निंग से रिलेटेड भी चीजें पता हों। एक तो लर्निंग कभी भी टेम्परेरी या परमानेंट चेंज नहीं होता, लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सो लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल्स में, जो कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या उसके एक्सपोजर की वजह से आया है। सो रिलेटिवली वर्ड यानी कि टेम्परेरी से थोड़ा सा ज्यादा है, ओके, और परमानेंट से थोड़ा सा कम है, ये बात आप लगा के चलो। ओके, सो रिलेटिवली परमानेंट जो है उसको हम कंसीडर करेंगे। लर्निंग जो है अगर वो टेम्परेरी बोलेंगे तो वो फटीग या जो है वो ड्रग इफेक्ट या इनकी वजह से भी हो सकती है। ओके, सो वो इट्स लाइक कोई चीज अफेक्ट हुई है तो वो है, हमें ये समझना पड़ेगा कि परमानेंट कोई चीज होती नहीं है और टेम्परेरी है तो वो लर्निंग नहीं है। तो रिलेटिवली परमानेंट वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। जब आप सीखते हो तो बहुत सारे कर्व्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट जेएस वालिया की बुक में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कर्व्स दिए हुए हैं, लेकिन कर्व बहुत सारे पूछे नहीं जाते हैं आपसे, सिर्फ ये एक ही एस वाला कर्व पूछा जाता है, एस शेप्ड कर्व। इसमें भी प्लेटो पूछ लिया, प्रोफिशिएंसी पूछ लिया, तो वो चीज आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि प्लेटो क्या होता है। तो प्लेटो क्या होगा? जहां पे ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट हो गई है, यानी उसके बाद उस सब्जेक्ट में आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो कोई चीज आपने सीखी तो आपको धीरे धीरे ही आएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर एकदम से वो एक स्टीप एक्सेलरेशन आपको फील होगा और आपको प्रोफिशिएंसी फील होगी एक स्टेज पे आके। बट उसके बाद एक स्टेगनेंट सी चीज आ जाएगी, एक प्लेटू आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे प्लेटू पूछ लिया जाता है। तो स्टेगनेंसी जहां आ जाए, जहां पे ग्रोथ फर्दर रुक जाए या बहुत स्लो हो, तो वो प्लेटू हो जाएगा। ओके, जब आप लर्निंग की बात करते हो, सीखने की बात करते हो, तो एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस कवर करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इनका जो फर्स्ट एडिशन था ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग से रिलेटेड 1946 में, तो डेल ने वहां पे कोन ऑफ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस किया। इनका कहना है कि आप सीखोगे कैसे। एक चीज होती है डायरेक्ट, एक रहेगा आइकॉनिक एक्सपीरियंस, एक सिंबॉलिक। ठीक है, ब्रूनर ने ऐसा कुछ बोला था, ध्यान है ना? सो वैसा ये जब आप डायरेक्ट की बात कर रहे हो तो उसमें आप डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। ये बात याद रखो कि जब ज्यादा डायरेक्ट मतलब कोई चीज आप पूरा करके ही देख रहे हो तो वो आपको ज्यादा टाइम के लिए रिटेन भी होगी। ओके, और उससे आप ज्यादा बेटर सीखोगे। उसके बाद आता है जी कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, स्टडी ट्रिप, एग्जिबिट, एजुकेशनल टेलीविजन। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, आपके नंबर ऑफ सेंसेस भी कम होते जाएंगे। जैसे वर्बल सिंबल है, सिर्फ बोल के बताया जा रहा है, लिख के बताया जा रहा है। ओके, विजुअल सिंबल है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो वो देखने के साथ साथ जो है वो दो दो चीजें ऐड हो गई। जैसे आप ये पीपीटी देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हो। ओके, अगर आप पीपीटी को साइड में रख के, इट्स लाइक फोन साइड में रख के सुन रहे हो, तो सिर्फ ऑडियो वाली सेंसेस आपकी काम कर रही है। सो वही चीज है कि जितने ज्यादा मल्टी सेंसरी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी उस पर्टिकुलर चीज में, तो वहां पे आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा बेहतर सीखोगे, तो उतना ही बेटर एक्सपीरियंस आपका होगा। सो ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार इसमें भी सीक्वेंस में लगाना पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हम चीजें करके देख रहे हैं, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है चीजें। सो लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और लर्निंग बाय डूइंग, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है जी। नेचर कैसा है लर्निंग का? लर्निंग ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है ये, ठीक है। लर्निंग पर्पसिव होती है, गोल डायरेक्टेड होती है। लर्निंग जनरली जो है वो कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ परमानेंस होगी, इसीलिए रिलेटिव परमानेंट बोलते हैं हम उसको, रिलेटिवली परमानेंट है। यूनिवर्सल होती है, कॉन्टिन्यूअस होगी, देन है ये एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करेगी आपको, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी, ठीक है। चेंज कुछ ना कुछ आपके बिहेवियर में आएगा, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो कई बार लर्निंग इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखोगे वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी चीजें कई बार बदलनी पड़ती हैं। जैसे एनआईओएस की मटेरियल में एक जगह पे मेंशन है, क्योंकि वो अर्ली स्कूलिंग वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं डीएलएड के मटेरियल में, तो वो बात करते हैं कि लर्निंग की जब आप बात करते हो तो लर्निंग इंटेंशनल होती है, बट नहीं, लर्निंग अनइंटेंशनल भी हो सकती है, आपको नहीं पता तब भी आप बहुत सारी चीजें ग्रैब कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है। जो आपने सीखा है एक्सपीरियंस है, उन्हीं को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आओगे तो वो सीख हो गई आपके लिए। इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस अगर हैं वो लर्निंग नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा जब पैदा ही होता है, आप उसके ऐसे हाथ में उंगली दोगे ना, वो फटाफट पकड़ लेगा, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, अभी उसको उंगली पकड़ना आया नहीं है, ओके। तो जो रिफ्लेक्स है या इंस्टिंक्ट है अंदर से, वो लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग डजंट इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर, ये रहेगी जी कंप्लीट लाइन। लर्निंग डजंट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस, ड्रग, यानी इनकी वजह से जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, थकान की वजह से, इलनेस की वजह से, ड्रग की वजह से या मैच्योरेशन की वजह से, बिकॉज मैच्योरेशन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। सो इनकी वजह से जो चेंज इन बिहेवियर है उनको हम लर्निंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है जी लर्निंग की थियरीज की। ये लर्निंग की थियरीज ऑब्वियसली आपके सिलेबस में ये नहीं बोल रखा कि आप लर्निंग की थियरी पढ़ के आओ, ओके। बट जब थियरी तो डेवलपमेंट की भी नहीं बोल रखा था, पियाजे से क्वेश्चन है तो यहां से भी कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज दीज आर बेसिक। तो एटलीस्ट इनके बारे में मोटे मोटे तौर पे आपको चीजें पता हो, आपको नाम ये तो पता हो कि गाइने की थियरी है या टॉलमैन की थियरी है या एल्बर्ट बंडूरा नाम आ गया, तो ये लर्निंग से रिलेटेड है, ओके। इसलिए ये आपके यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, ताकि क्योंकि ये बेसिक्स हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते, ओके। ये आपके दिमाग में होने चाहिए इन एंड ऑफ। सो थॉर्नडाइक की थियरी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट, हल की रिइंफोर्समेंट थियरी एंड ड्राइव रिडक्शन मॉडल, गाइने की हायरार्किकल थियरी, कर्ट लेविन की फील्ड थियरी, नाम ही पता हो वो भी बहुत है, ठीक है। टॉलमैन की साइन लर्निंग थियरी है, एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग, कोग्निटिव SCLT भी बोलते हैं, सोशल कोग्निटिव लर्निंग थियरी। देन कोहलर की थियरी है इनसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली ध्यान होनी चाहिए। देन कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, डेविड ऑसिबल की लर्निंग थियरी है, ओके। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म की जो थियरी है, ट्रायल एंड एरर थियरी इसको बोलते हैं। इसमें मेजर क्वेश्चंस जो है या तो कनेक्शनिज्म से आते हैं कि कनेक्शनिज्म की थियरी किसको बोलते हैं, किसने दी है, तो थॉर्नडाइक या ट्रायल एंड एरर थियरी को बोलते हैं, ओके। उसके साथ साथ आपको आपसे इनसे लॉज से रिलेटेड पूछा जाएगा कि प्राइमरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ है या सबऑर्डिनेट लॉ है, कौन कौन से हैं। आपको नाम दे के ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्राइमरी लॉ है या नहीं है, या ये पूछ लिया इनमें से सेकेंडरी लॉज हैं, यानी कितने सेकेंडरी लॉज जो है वो दिए हैं। तो ये बेसिक्स आपको पता हो, ओके। ये आपने बहुत जगह पे ऑलरेडी पढ़ा होगा, सीटेट के लिए भी पढ़ा होगा, या फिर आपने जो है बाकी जो एग्जाम्स दिए हैं छोटे मोटे उन सब के लिए पढ़ा होगा। सो प्राइमरी लॉ में 3 आते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा जी, ये कि आप किसी काम को करने के लिए रेडी हैं या नहीं, वो चीज सीखने के लिए रेडी है या नहीं, ओके। लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, यूज में रहेगी वो चीज, आपको वो चीज आती होगी। डिसयूज में या आप ऑफ प्रैक्टिस हो गए तो वो चीज आपको हो सकता है धीरे धीरे भूलने लग जाओगे। लॉ ऑफ इफेक्ट कि उसका क्या इफेक्ट निकल के आएगा वो चीज। देन है सेकेंडरी में प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी और स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी, एसिमिलेशन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग जरूर पूछ ली जाती है, किससे रिलेटेड है, सो ये पेवलोव से रिलेट करती है जी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने रिलेट करके देखा है एसोसिएटिव शिफ्टिंग में, जो कि पेवलोव में था कि हम न्यूट्रल स्टिमुलस को रिलेट कर रहे हैं एक नेचुरल रिस्पॉन्स से,
ओके सो वो चीज है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। सो ये बस नाम पता हो आपको मोर देन इनफ हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो आपकी पेवलोव है, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, कंडीशनड रिफ्लक्स बोलते हैं या कंडीशनड रिस्पॉन्स या पेवलोवियन कंडीशनिंग, ये आपको पता हो कि अच्छा ठीक है ये पेवलोव से रिलेटेड है। पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने कैट पे किया था, कैट पे ही था ना, कैट पे था, थॉर्नडाइक की बिल्ली। ओके सो पेवलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स कैसे हैं? एक बिफोर कंडीशनिंग है, एक ड्यूरिंग कंडीशनिंग है और एक आफ्टर कंडीशनिंग सिचुएशन है। ओके तो 3 लेवल है क्लासिकल कंडीशनिंग की। पहले क्या है, फूड को देखते ही मुंह में सलाइवा आ गया डॉग के, यानी कि ऑब्वियस है खाने को देख के तो मुंह में लार आएगी ना, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, यानी नेचुरल स्टिमुलस था, नेचुरल रिस्पॉन्स निकल के आया। आप घंटी बजा रहे हो, साइड में नहीं बजा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके कंडीशनिंग कैसे करनी है, आपने फूड तब दिया, पहले घंटी बजाई, फिर फूड दिया, फूड को देख के सलाइवा आया, ठीक है। आपने ये इतनी बार किया कि अब एसोसिएशन हो गई इस काम की, कैसे कि बेल बजते ही सलाइवा आ रहा है, उसको पता है कि शायद फूड आएगा, तो वो बेल के साथ एसोसिएट करवा दिया हमने। सो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस यानी कि बेल वो जनरेट कर रहा है सलाइवा यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके सो ये जो एसोसिएशन है इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो लॉ है वो किससे रिलेट किया जाता है, पेवलोव से रिलेट किया जाता है। ओके देन है स्किनर की, है जी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल नहीं ऑपरेंट, ठीक है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का बॉक्स और ऑपरेंट चैम्बर। एक सिंपल बॉक्स आपको इसके अंदर दिया जाता है, उसके अंदर वो चूहा दे रखा है बेचारा, उसको जिधर जिधर जाएगा उधर उधर अगर वो सही जा रहा है तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगी, और अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट जो है वो अपने बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, किसमें, जो अपनी लर्निंग का फेज है या बच्चों के साथ जो है ये यूज की जाती है थियरी उनको सिखाने के लिए। ओके तो रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रिइंफोर्समेंट जब भी आए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही करेगी, उस बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए है रिइंफोर्समेंट। पनिशमेंट किसी बिहेवियर को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए है। ओके पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब कोई अच्छी चीज ऐड करना, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब कोई बुरी चीज हटा देना। अगर आप कोई बुरी चीज हटा रहे हो तो भी वो उस काम को करने के लिए बेटर ही रहेगा। ओके तो बिहेवियर को स्ट्रेंथ ही करेगी वो चीज। जो मैं आपको एक बेसिक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ हमेशा, कि अगर आपने कोई अच्छी चीज की या आपके मार्क्स अच्छे आए तो टीचर ने आपको पेन दे दिया, दैट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ने, आप टीचर ने कोई खराब चीज की, मान लो 2 बच्चे साथ बैठते हैं, एक बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन दूसरे बच्चे की कंपनी की वजह से या हो सकता है उसकी बातचीत की आदत की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे वाले को वहां से उठा के कहीं और बिठा दिया कि आप यहीं बैठा करोगे, या फिर तो उसने क्या किया, वो डिस्ट्रैक्शन हटाई वहां से। या फिर मान लो कि आप जो है शोर, आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही थी, आप एग्जाम लिख रहे थे, लेकिन साइड वाली क्लास में कोई टीचर नहीं था, बहुत शोर मच रहा था, तो टीचर ने, आपके टीचर ने वहां जाके उन बच्चों को चुप करा दिया कि आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। सो वो चीज क्या की उन्होंने, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसको और रिमूव कर दिया। या साइड वाले रूम में जो है वो बच्चे रिहर्सल कर रहे थे और गाने बज रहे थे, तो आपने जाके वो बंद कर दिए। सो रिमूविंग बैड, तो आपने रिइंफोर्स किया उनके बिहेवियर को। ओके देन है पनिशमेंट। पनिशमेंट में या तो आप कोई बुरी चीज ऐड करते हो या अच्छी चीज हटा देते हो, सो वो क्या है जी, पनिशमेंट है। ओके देन बीएफ स्किनर से रिलेटेड प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें 5 प्रिंसिपल्स आते हैं कि आप कैसे काम करवाओगे बच्चों से। तो स्मॉल स्टेप्स में होनी चाहिए चीजें, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए, सेल्फ पेस पे वो काम कर पाए और स्टूडेंट की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं, हो सकता है कभी आपको दिख जाए या पूछ लिए जाए। ओके देन है जी हल्की रिइंफोर्समेंट थ्योरी। तो रिइंफोर्स करना यानी स्ट्रेंथन करना, तो आप कोई चीज अगर कर दोगे तो वो जो उसको करने की जो भूख थी मन में, वो जो ड्राइव थी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हल रिइंफोर्समेंट थियरी और ड्राइव रिडक्शन मॉडल आप साथ में ही समझ पाओगे। ओके सो हल की थियरी क्या एक्सप्लेन करती है कि मोटिवेशन कहां से आया, एक फिजियोलॉजिकल नीड से या ड्राइव से आया जिसने इंटरनल टेंशन क्रिएट की, जैसे ही आपने वो चीज कर दी
कि मान लो आपको भूख लगी थी तो आपने खाना खा लिया, तो वो बिहेवियर वहां पे वो क्या हो गई, वो जो आपने चीज की उससे वो डिराइव रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो वो ड्राइव रिडक्शन बोलेंगे उस प्रोसेस को। सो हल्की रिइंफोर्समेंट थ्योरी, बिकॉज ड्राइव रिडक्शन ही रिइंफोर्समेंट की तरह काम कर रही है। ओके, सो ये चीजें हैं घूम फिर के। यहाँ पे एक दो चीजें आपको बताऊं, डिराइव में दो चीजें होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी ड्राइव जो थी ये मोटिवेशन से भी रिलेट किया जाता है इस थ्योरी को, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइव जो है वो इनेट बायोलॉजिकल नीड्स होंगी, जैसे भूख लगना या फिर सोना, नींद आना, या जो है सेक्स की इच्छा होना, तो ये सारी चीजें प्राइमरी ड्राइव में जाएंगी। ओके, देन सेकेंडरी ड्राइव में क्या चीजें आएंगी जो इनसे रिलेटेड हैं, टेक्निकली आप यही चीजें करना चाह रहे हो बट उसके लिए आपको किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। ओके, कि आपको पैसे की भूख है, पैसे की भूख किस लिए, कि आपको खाना खरीदना है। ओके, सो वो कनेक्टेड होती है, बट सेकेंडरी ड्राइव इनेट नहीं होती है, एक्वायर्ड होती है, लर्नड ड्राइव होती है। ओके, अब ये ड्राइव रिडक्शन, आप सक्सेसफुली उस ड्राइव को कंप्लीट कर लेते हो तो वो रिड्यूस हो जाती है, हैबिट स्ट्रेंथन हो जाती है। होम्योस्टेसिस वर्ड याद रखना है आपने, होम्योस्टेसिस वर्ड हल से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रख लो। होम्योस्टेसिस बैलेंस बनाने को ही कहते हैं, सो इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस, ये थियरी विच इज द बॉडीज नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, तो वो बैलेंस बना के रखना, स्टेबल रखना, उसी को होम्योस्टेसिस बोलेंगे। तो वो हल से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो और ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं जाना है। ओके, अब यहाँ पे डिराइव की बात आ गई तो मैं ये थियरी बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जो कभी भी आ सकती है। बिकॉज मान लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ लिया, लर्निंग और टीचिंग को अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में मोटिवेशन तो आएगा, तो उस मोटिवेशन में ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स अक्सर पूछ ली जाती है। सो ये 5 नीड्स थी जी, ये आपको पता हो, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंग और लव नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जो सबसे ऊपर वाली है उसको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी बोलते हैं। सबसे नीचे की जो दो है वो बेसिक नीड्स हैं, कि पहले आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। बीच वाली जो है वो क्या हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि और नीड बना दी, यानी पहले जो 4 लेवल इन्होंने क्या, पहले जो 8 लेवल्स बना दिए, ये 5 थे, 5 से 8 बना दिए, तो आपको ये 8 वाली स्टेजेस याद रखनी है। ये सारी सेम है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस और एस्टीम, यहां तक सेम है ये, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से बीच में दो चीजें डाल दी, कोग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, और सबसे ऊपर डाल दी ट्रांसेंडेंस। तो ये आपको याद होनी चाहिए 8 की 8। अब ओके, जो नीचे वाली 4 हैं उनको डेफिशिएंसी नीड्स बोल रहे हैं, और जो ऊपर वाली हैं उनको ग्रोथ नीड्स या फिर बीइंग नीड्स बोल रहे हैं। तो डी नीड बी नीड करके है, ये दोनों आपको पता हो। ओके, सो ये मैंने यहाँ ऐड कर दी है। इससे क्वेश्चन घूम फिर के या तो डी और बी नीड्स का पूछ लेंगे, या कौन सी डेफिशिएंसी नीड्स है, कौन सी ग्रोथ नीड है ये पूछ लेंगे, या इनको सीक्वेंस में लगाना पूछ लेंगे। तो आपको हायरार्की वाइज सीक्वेंस में लगाना आता हो, दैट्स इट। ओके, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें इस क्लास में बता रही हूँ ना, उनको उतना ही लिमिट रखना, अदरवाइज आप सोचोगे कि तो सिलेबस में भी नहीं है, और अगर मैम ने कराया है तो और डीपर लेवल पे कर लेते हैं। नहीं, जितना मैं करा रही हूँ ना उतना ही ध्यान रखो, ताकि कोई क्वेश्चन इनके अराउंड कहीं गलती से भी आ जाए तो आपको आइडिया रहे, दैट्स इट। ओके, सो गायनेकी हायरार्किकल स्टेप मॉडल, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये पहले वाली क्लासेस में भी बताया था कि गायनेकी जो है हायरार्किकल स्टेप मॉडल है, प्लस इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तो हमने ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे भी ये चीज की थी। तो ये गायने वाली पता हो, रोजर बाइबी ने जो है क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शनल मॉडल फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म, 5 ई की बात की है, ये है 5 ईज, ये भी हमने कवर किए थे। सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट, ये इसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। ओके, सो ये बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है ये। ओके जी, देन है टॉलमैन की थियरी जी, आपके लेवल की नहीं है आई नो, बट आपको एक दो चीजें याद रखनी है। एक तो कोग्निटिव मैप, दिमाग में जो मैप बन जाता है ना, कि आपको, आप स्कूल से निकले हो या कॉलेज से निकले हो, अब आप बहुत अनकॉन्शियस से हो दिमागी लेवल पे, या कुछ और ही सोचे जा रहे हो, बट आप स्कूटी या बाइक या चलते चलते घर पहुंच गए। सो वो क्या है, वो आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली भी एक मैप रेडी हो रखा है कि यहां से इधर इस गली में मुड़ना, उधर जाके वहां जाके मेरा घर आ जाएगा। ओके, सो वो कॉग्निटिव मैप जो टर्म है वो टॉलमैन ने दी है। ओके, टॉलमैन की थियरी का नाम साइन लर्निंग थियरी है। पहले ये जो थियरी है, ये जो थॉर्नडाइक और हल की थियरी है उनके ऑपोजिट है। पहले इन्होंने 3 तरीके की लर्निंग की बात की हुई है, प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। अब ये 6 तरीके की लर्निंग की बात करते हैं।
ओके आपको सिर्फ इन 6 के नाम ध्यान रखने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस आएगा भाई, ये इक्विवेलेंस बिलीफ या लर्निंग बाय कैथेक्सिस ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बस इतना बताओ कि ये टॉलमैन से रिलेटेड है, दैट्स इट। ओके एक्शन रिसर्च टर्म इन्होंने दी है। एक्शन रिसर्च टर्म बहुत जरूरी है आपके लिए। एक्शन रिसर्च टर्म जो है वो कहाँ यूज होती है, क्लासरूम में यूज होती है। ओके तो क्लासरूम पर्पज से एक्शन रिसर्च भी हो सकता है, पूछा जाए कभी। एक्शन रिसर्च प्रैक्टिशनर्स करते हैं, यानी जो आपके टीचर्स हैं वो इस तरीके का रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च में होता क्या है, लोकल लेवल पे इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कि मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूं, अब मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चों में से मैंने जो तरीके से पढ़ाया 15 को समझ आ गया, बच गए 5 बच्चे। अब उन 5 को नहीं समझ आया तो मुझे कोई तरीका अलग अपनाना पड़ेगा। मैंने तरीका चेंज किया और उनको समझाने की कोशिश की। अब 5 में से 2-3 को वापस समझ आ गया, बट बाकियों को नहीं आया, तो मैंने वापस से किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की। तो ये जो आप नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो समझाने के लिए, चीजों को करने के लिए, वो एक्शन रिसर्च में आती है। ठीक है, सो एक्शन रिसर्च लोकल लेवल पे प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। ओके फील्ड थियरी भी इन्होंने दी है, फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ओके जी, इनकी थियरी के फीचर्स में मोलर थियरी है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये ना भी याद रखोगे तो चलेगा, बस कॉग्निटिव मैप, पहले 3 टाइप की लर्निंग, फिर 6 टाइप की लर्निंग और एक्शन रिसर्च, इतना ध्यान रख लो, दैट्स इट। ओके एल्बर्ट बंडूरा की थियरी है जी सोशल लर्निंग थियरी या एसएलटी या सोशल कोग्निटिव लर्निंग थियरी भी इसको बोलते हैं। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, विकैरियस लर्निंग भी बोलते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चा देख के सीख रहा है, घर में भी बच्चा देख के ही सीखता है, तो वही इन्होंने बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट किया, तो उस बोबोडोल के सामने बच्चों को दूर बिठा दिया, उस बोबोडोल से जो जैसा बिहेव कर रहा है बच्चों ने भी वो देख के वैसा ही सीखा। सो मॉडल और मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब इस पूरे प्रोसेस को मॉडलिंग बोल रहे हैं, मॉडल मतलब बच्चे सब उस बोबोडोल के साथ जैसा बिहेव किया जा रहा था वैसा वो बिहेवियर एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है और बच्चे वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग लगा लो, एलिमेंट्स ऑफ सोशल लर्निंग लगा लो, ये 4 चीजें इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए कि पहले अटेंशन देते हो आप उस चीज को, फिर अपने दिमाग में रिटेन करते हो जो चीज आपने देखी है, फिर रिप्रोड्यूस करते हो उस चीज को और उस चीज के लिए मोटिवेशन रहता है। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 चीजें इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके देन है कॉल की एक्सपीरियंशियल लर्निंग, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपीरियंस से सीखना, करके सीखना। ओके 4 स्टेजेस हैं इस लर्निंग स्टाइल, 4 लर्निंग स्टाइल बोल लो, 4 स्टेजेस बोल लो। ये किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो कॉल की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो जीन पियाजे की चीजों पे फोकस करती है, तो उनसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके जी, क्या चीज है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है कि आपने कोई चीज देखना, उसको एक्सपीरियंस करना। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, सोचना उसके बारे में। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, सोच समझ के एक कंक्लूड करना उस चीज के बारे में, और फिर उसको करके देखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। ओके सो ये डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग, अकोमोडेटिंग, इन प्रोसेस को बोल रहे हैं हम। और कई बार डाइवर्जर, एसिमिलेटर, कन्वर्जर, अकोमोडेटर वर्ड से भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद हो, इस साइकिल में कहीं से भी एंटर आप हो सकते हो, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है, बट ये सीक्वेंस रहेगी, यही जो है वो साइकिल चलती रहेगी। ओके सो कोई भी चीज पहले आप फील करते हो, फिर उसको देखते हो, फिर सोचते हो और फिर उसको करते हो, तो ये चीज आपको सीक्वेंस में पता। देन डेविड ऑसोवेल की, नाम से ही पता हो कि मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, ऑसोवेल ने दी है। ऑसोवेल की थ्योरी नाम से पता चल रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी आपको समझ के सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। वही चीज है कि ये रोट लर्निंग से दूर ले जा रहे हैं, ये मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको पहले से कोई नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और फिर नई इंफॉर्मेशन गेन की। सो एडवांस ऑर्गेनाइजर कई बार जो है वो किसी मटीरियल को भी बोल देते
देते हैं, कई बार टीचर को भी बोल देते हैं। सो ओवरऑल एडवांस में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने दिया। मीनिंगफुल लर्निंग की जब आप बात करते हो तो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रोपोजिशन लर्निंग की हम बात करते हैं। इससे ज्यादा एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने दिया है, तो डेविड ओसुबेल ने दिया है, ये आप याद रखेंगे। मीनिंगफुल लर्निंग डेविड ओसुबेल, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं जाना है डीप में। ओके, अब क्लासरूम में टीचर गाइड भी करता है, कई बार बच्चों को काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये 2 स्लाइड्स गाइडेंस और काउंसलिंग पे भी इंक्लूड कर दी है। ओके, तो गाइडेंस एक मतलब आप इतना समझो कि गाइडेंस एक बहुत बड़ा एम्बिट है। अब गाइडेंस के अंडर बहुत छोटा सा पार्ट है काउंसलिंग। ओके, गाइडेंस कोई भी दे सकता है, आपके फ्रेंड भी दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, टीचर भी दे सकता है, ठीक है। बट काउंसलिंग जो है वो एक ट्रेन्ड पर्सन ही देगा। काउंसलिंग यूजुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज या इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हेल्प के लिए यूज की जाती है। गाइडेंस यूजुअली एजुकेशन में, वोकेशन में या इन चीजों को या पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस होती है। गाइडेंस के लिए, गाइडेंस देने के लिए किसी प्री सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग देने के लिए जरूरत है। काउंसलिंग एक हाईली टेक्निकल टास्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काउंसलिंग में 2 चीजें होती हैं, एक डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, एक नॉन डायरेक्टिव होती है और एक इक्लेक्टिक होती है। डायरेक्टिव में सिर्फ इतना याद रखो, डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दी, दैट्स इट, आपने सोल्यूशन ले लिया, तो काउंसलर सेंटर्ड हो गई। काउंसलर ने एक्टिव रोल प्ले किया, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए, कोई टाइम नहीं लगा, कम टाइम कंज्यूम हुआ, जाके इमीडिएटली आपको सोल्यूशन मिल गया, तो बार बार जाने की जरूरत नहीं थी, तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। ओके, नॉन डायरेक्टिव में क्या है, प्रॉपर जो आप काउंसलिंग देखते हो ना कि भाई काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, जा रहे हो, अपनी बातें बता रहे हो वगैरह वगैरह, वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा है, इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद लेगा, वहां पे आपके काउंसलर ने ले लिए हैं। ओके, तो ये चीजें बताओ, टाइम भी कंज्यूम होगा। अब ये काउंसलर भी टर्मिनेट कर सकता है, आप भी टर्मिनेट कर सकते हो कि भैया मेरा हो गया, मुझे समझ आ गया, तो आपने वो टर्मिनेट कर दी वहां पे, नॉन डायरेक्टिव। ओके, बस इतना ध्यान रखो। और ये 3 नाम ध्यान रख लेना, ईजी विलियमसन, कार्ल रोजर और फ्रेडरिक थॉर्न, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक काउंसलिंग से रिलेटेड, दैट्स इट। ओके, काउंसलिंग सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि गाइडेंस टीचिंग में आ जाती है घूम फिर के। अब लर्निंग की हमने बात की है, तो एक्टिव लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये लर्निंग आपके ऑथेंटिक जो मटेरियल होता है इग्नू का या डीएलएड का, उनमें मेंशन है। तो ये वाले टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, डिटेल में कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड क्या होती है, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, सिचुएटेड, ऑब्जर्वेशनल तो हमने कर ली टेक्निकली। सो बंडूरा वाला ये एस्पेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली हो गया। और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात करें, ठीक है जी। इस क्लास में कुछ भी डाउटफुल लगे, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये बेसिक चीजें हैं कि आपको पता हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में हो, चाहे कुछ भी सिलेबस में हो, आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके, कोई ना कोई क्वेश्चन इनकी वजह से सोल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्लास हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon in the next class.